प्यारे भैया बहन, आज का दिन आपका मंगलमय हो। पिछले दिन हम लोग पढ़े थे 1857 की क्रांति के कारण, जिसमें सामाजिक एवं धार्मिक कारण और आर्थिक कारण, दो कारणों की चर्चा हुई थी। आज हम आपको बताएंगे राजनीतिक कारण। ये राजनीतिक कारण कौन कौन थे। कई राजनीतिक तत्वों ने भारत में अंग्रेजी शासन के विरोध में असंतोष को जन्म दिया। पहला, नवाबों की शक्ति में कमी। 18वीं शताब्दी के मध्य में नवाब और राजाओं की शक्ति का ह्रास होना शुरू हो गया। अनेक राजा के दरबार में ब्रिटिश रेजिमेंट नियुक्त कर दिए गए थे। बहुत सारे राजा थे जिनके दरबार में ब्रिटिश सेना रहती थी। शासकों की स्वतंत्रता कम कर दी गई, उनके सैन्य बल समाप्त कर दिए गए, उनका राजस्व तथा क्षेत्र हड़प लिए गए। इन कारणों से भी बहुत सारा असंतोष का भाव पैदा हुआ। इस प्रकार से उनकी सत्ता, सम्मान और आय सभी समाप्त हो गए। दूसरा, मुगल बादशाह के प्रति अशिष्टता। अंग्रेजी सरकार ने मुगल बादशाहों के प्रति बड़ी ही अशिष्टता का भाव दिखाया। कंपनी मुगल साम्राज्य को समाप्त करने की योजना बना रही। जब योजना बना ली तब कंपनी के द्वारा ढाले जाने वाले सिक्कों से मुगल बादशाह का नाम हट गया। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में घोषणा किया कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारी को लाल किला छोड़ना होगा और उन्हें एक साधारण घर में, साधारण आवास में रहना होगा। लॉर्ड डलहौजी के जो उत्तराधिकारी थे लॉर्ड कैनिंग, वो 1856 ईस्वी में निश्चय किया कि लाल बहादुर शाह अंतिम मुगल बादशाह होंगे और उनके मृत्यु के बाद में किसी भी उत्तराधिकारी को बादशाह के रूप में घोषणा नहीं की जाएगी, मान्यता नहीं दी जाएगी। शहजादे कहलाएंगे केवल वे। मुसलमानों की भावनाओं में बहुत चोट पहुंची, यह भी असंतोष का कारण रहा। तीसरा, नाना साहब के प्रति व्यवहार। डलहौजी ने भूतपूर्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब को पेंशन देने से इनकार कर दिया कि हम आपको पेंशन नहीं देंगे, जिसके कारण जो हिंदू समाज था उसमें आक्रोश उत्पन्न हुआ। चौथा, व्यापगत या हड़प नीति का सिद्धांत। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने हड़प के सिद्धांत लाया। इस हड़प के सिद्धांत ने अंग्रेजों के विरुद्ध में संदेह और अविश्वास को जन्म दे दिया। इस सिद्धांत के आधार पर जो राजा संतानहीन थे उनको कंपनी की अनुमति के बिना उत्तराधिकारी या कहिए गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। ऐसा कहा गया कि जो राजा संतानहीन हैं वह गोद नहीं ले सकते हैं, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर सकते हैं। राज परिवार ने इस संबंध में कंपनी से बात करने का प्रयास किया, परंतु इसका लाभ नहीं मिला। ऐसा इसमें था कि संतानहीन राजाओं के मर जाने के बाद उनकी राज्य अंग्रेजों को हो जाएगी। इसी में रानी लक्ष्मीबाई ने कंपनी से प्रार्थना की थी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके दत्तक पुत्र को उनके राज्य का उत्तराधिकारी मान लिया जाए, लेकिन कंपनी ने उनके प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। डलहौजी ने इस सिद्धांत का उपयोग संतानहीन शासकों के उपाधि और पेंशन हड़पने के लिए किया था। इस हड़प सिद्धांत के आधार पर कई क्षेत्र इसके शिकार बने, जिसमें प्रमुख राज्य थे सतारा, नागपुर, झांसी। भारतीय राजाओं को यह महसूस होने लगा था कि उनके राज्य जो है अब सुरक्षित नहीं है, अंग्रेजों के हाथ में ये चले जाएंगे।
अवध का नवाब पांचवा। डलहौजी ने अपने गलत प्रशासन के कारण अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। इससे सिपाहियों में बड़ी ही आक्रोश फैला। अवध की सेना में बड़ी संख्या में सैनिक थे जो अब बेकार हो गए थे। इसके बाद आता है सैनिकारण। देखिए सैनिकारण, इसे यह युद्ध भी सैनिक युद्ध के नाम से जाना भी जाता है। कंपनी की सेवा में सिपाहियों को बहुत से कारणों से असंतोष का भाव था। वे अपने वेतन, भत्ते, सेवा की नियमावली से संतुष्ट नहीं थे। कोई भी सिपाहियों का संतोष उनकी लंबे समय से चली आ रही बहुत सारी शिकायत विद्रोह को जन्म दिया। यानी सिपाहियों का जो असंतोष था वह इस विद्रोह का कारण बना। पहला देखिए, कम वेतन, पदोन्नति की सीमित संभावना। सेना में समस्त उच्च पद केवल अंग्रेजों के लिए थे, किसी भी भारतीय सिपाही के लिए नहीं थे। भारतीय सिपाही को रिसालदार अथवा सूबेदार के पद से बड़ा कोई पद नहीं मिलता था। अधिक से अधिक अगर भारत का कोई सिपाही अच्छा से अच्छा काम करे तो वह सूबेदार बन सकता था, उससे ऊपर का कोई पद उसे नहीं मिलता था। पैदल सेना के एक सूबेदार का अधिकाधिक वेतन जो थे वो नए भर्ती किए गए अंग्रेज रंगरूट के न्यूनतम वेतन से भी कम थे। इसके बाद आता है बेरोजगारी, सिपाहियों की विशाल संख्या। जो सिपाही को हटा दिया गया वो सारे सिपाही बेरोजगार हो गए थे और बेरोजगार होने के कारण उनके मन में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश का भाव था। इसीलिए अंग्रेजों ने अनेक देशी रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य में जो मिला लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे सैनिक बेकार हो गए थे, बेरोजगार हो गए थे। ये बेरोजगार सैनिक ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध में किसी भी विद्रोह में सम्मिलित होने के लिए बड़ी ही इच्छुक थे। उनका लग रहा था कि नहीं, हमको इसके विरोध करना चाहिए। तीसरा था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। उस समय में समुद्र पार जाना धर्म के विरुद्ध माना जाता था। वह समय ऐसा था कि समुद्र से कोई पार करके जाता था उसको धर्म के विरुद्ध माना गया था। ऐसे व्यक्ति को धर्म और जाति से भी बिल्कुल अलग कर दिया जाता था, छांट दिया जाता था। यही कारण था जब 1824 में भारतीयों से यह कहा गया कि उन्हें कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के उस पार बर्मा जाना है, तो उन्होंने उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। भारतीय सिपाही एकदम इनकार कर दिए, क्योंकि उनको ऐसा था कि हम समुद्र उस पार जाएंगे तो हमारे धर्म का हनन होगा। इस पर उन्होंने सख्त दंड दिया। 1856 ईस्वी में कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पारित किया। इस एक्ट के तहत सैनिकों को सेवा के लिए समुद्र पार अथवा भारत में ही कहीं भी भेजा जा सकता था, उसको ना कहने की जरूरत नहीं होगी, ऐसा किया गया। अब आता है तत्कालीन कारण, जो पांचवा कारण है, एनफील्ड राइफल का प्रयोग। उस समय एनफील्ड राइफल बना हुआ था, उसका प्रयोग किया गया। इस राइफल के कारतूस पर एक चिकनाई लगा कागज होता था। जो एनफील्ड राइफल था, उस राइफल का जो कारतूस बन करके आया, उस पर एक चिकनाई लगा हुआ कागज सटा हुआ था, जिसके किनारों को दांतों से काट कर राइफल्स में भरा जाता था, दांत से पकड़ करके खींचना पड़ता था। ऐसा कहा गया था उस समय, ये कारतूसों में जो चिकनाई के लिए जो कागज लगाया गया है वह गाय और सूअर के चर्बी का प्रयोग करके बनाया गया है। अगर कोई हिंदू सिपाही अगर उसे दांत से पकड़ता है तब भी उसके धर्म नष्ट होंगे। अगर कोई मुस्लिम सिपाही भी उसे अपने दांत से पकड़कर खींचता है
तब भी उसके धर्म नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों के धर्म नष्ट होने की संदेह था उस कारतूस में। गाय हिंदुओं के पवित्र है तो मुसलमान सूअर के मांस को गंदा मानते हैं, इसलिए दोनों के धर्म नष्ट हो रहे थे। चिकनाई लगे कारतूस का समाचार जंगल की आग की तरह फैल गया। जैसे जंगल में आग लगती है और तुरंत फैल जाती है, ठीक उसी प्रकार से यह सूअर और गाय के चर्बी से बने कारतूस का समाचार सभी लोगों तक तुरंत फैल गया। अब विद्रोह प्रारंभ कैसे हुआ, कब हुआ, आपको ये बता दें। बैरकपुर के सिपाहियों में सर्वाधिक उत्तेजना फैल गई। बैरकपुर आपको अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल में है। आपको ये बंगला आपको पश्चिम बंगाल में पड़ता है अभी वर्तमान समय में। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक ब्राह्मण सिपाही ने इसका खुला विद्रोह किया। एक अंग्रेज अफसर की हत्या कर दी गई। उसने अपने साथी सिपाहियों से धर्म और जाति के लिए बलिदान करने का आह्वान किया कि भाई तुम अपने धर्म और जाति को बचाना है तो तुमको खुद से बलिदान करना होगा। मंगल पांडे पर तरह तरह के मुकदमा चलाए गए, उसे फांसी हुई। बैरकपुर और बहरामपुर जो कलकत्ता से लगभग 190 किलोमीटर दूर है की छावनियों को भंग कर दिया गया कि ये पुलिस छावनी नहीं रहेगा। 2 रेजिमेंटों के सैनिक वापस अवध में अपने गांव को लौट आए। दोनों रेजिमेंट खत्म हो गए, दोनों सिपाही अपने अपने गांव अवध लौट आए। चर्बी लगे कारतूस के समाचार को इस तरह प्रसारित किया कि जनता में उथल पुथल मच गया। जनता भी बेचैन हो गई। 2 माह से भी कम समय में ही चिकनाई लगे कारतूस की कहानी पूरे देश में फैल गई, जिसका कारण हुआ कि मेरठ, दिल्ली, कानपुर अन्य जगहों पर भी विद्रोह भड़क गए। यानी इस विद्रोह के सूत्रपात करने वाले सबसे पहला सैनिक माने जाते हैं मंगल पांडे। मेरठ की घटना 6 मई 1857 को सिपाहियों ने परेड मैदान पर कारतूस छूने से मना कर दिया कि हम कारतूस नहीं छुएंगे, हमारे धर्म नष्ट हो जाएंगे। 10 वर्ष के कठोर कारावास का दंड दिया गया। नहीं छूने पर 10 साल के दंड दिए गए। 10 मई 1857 को मेरठ के सभी सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर दिया। वे जेल की ओर भागे तथा सारे कैदी को छुड़ा लिया। अंग्रेजी अधिकारियों को हत्या कर दी गई, उनके घर जला दिए गए, बंदूक और गोला बारूद पर कब्जा कर लिया गया। इतने गोला बारूद और बंदूक रखे गए थे, उस पर भारतीय सिपाहियों ने कब्जा कर लिया। अंग्रेजों के विरुद्ध में युद्ध की घोषणा कर दी गई। सिपाही देश से अंग्रेजों का शासन समाप्त कर देने के लिए एकदम संकल्पित थे। तो देखिए, एक घटना का वर्णन आपको एक बताते हैं कि ये जो 1857 की क्रांति 10 मई को ही हो गई, यह क्रांति आपको 30 मई को होनी थी, लेकिन यह घटना 10 मई को घट गई। 20 दिन पहले यह घटना घट जाने से सारी परेशानियां आ गई। नहीं तो अगर मात्र ये सभी सैनिक 20 दिन और बर्दाश्त कर दिए गए होते तो ऐसे तत्या टोपे ने एक ऐसी योजना बनाई थी कि 30 मई 1857 को अर्धरात्रि में सभी अंग्रेज अधिकारियों को उनके ही आवास पर हमला बोल करके मौत के घाट उतार देना है। इसकी
योजना जो है तत्ता टोपे ने पूरे 1 साल पहले से बना रखी थी। सभी पुलिस छावनियों में घूम करके उन्होंने इसकी सूचना भी दे रखी थी। लेकिन देखिए, हम आपको बताया कि यह घटना 30 मई को होना था। 30 मई नहीं, 31 मई को यह घटना होना था, लेकिन यह घटना घट गया है आपको 10 ही मई को, मात्र 21 दिन पहले। 31 मई 1857 को घटना ही था। एक ही दिन में पूरे देश की आज़ादी मिलनी थी, लेकिन यह घटना मात्र घट गई कब? 10 मई को, जिसके कारण अंग्रेज सब सतर्क हो गए, अंग्रेज अधिकारी सतर्क हो गए और इसमें हमारी हार हो गई, हम जीत भी नहीं पाए। तो आज के लिए इतना ही। अब कल के वीडियो में अन्य घटनाओं की चर्चा हम करेंगे। धन्यवाद।